बात है मई 2019 की, जब यूएस गवर्नमेंट ने एक ऐसे टेक जायंट को बैन करने का सोचा जिसके बिना एक तो पूरी दुनिया का 5G बिल्ड करना बहुत मुश्किल है और एक उसके बिना 5G बिल्ड करने की जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है। यस, यू गेस्ड इट राइट, वी आर टॉकिंग अबाउट हुआवे। सो ये हम सब जानते हैं कि इन रीसेंट ईयर्स में यूएस और हुआवे के रिश्ते कुछ बहुत ज्यादा सही नहीं रहे हैं और यूएस ने जो हुआवे की हालत कर रखी है वो हम सबको पता है। लेकिन इस सारे सिनेरियो से एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है कि आखिर क्यों वर्ल्ड का सबसे पावरफुल नेशन एक कंपनी के पीछे पड़ा है। और उससे भी बड़ा कंफ्यूजन ये है कि यूएस बाकी कंट्रीज के पीछे क्यों पड़ा है कि तुम भी हुआवे को यूज मत करो। मतलब कॉमन सेंस ये कहती है कि यूएस अपने देश से हुआवे को बैन करके अपने देश को सिक्योर कर ले, वो दूसरों के घर में घुस घुस के उनको क्यों एडवाइस दे रहा है कि तुम भी बैन करो। मतलब अगर इंडिया ने टिकटॉक को बैन करा तो क्या वो हर देश को जा जाके बोलेगा कि हाँ भाई आप भी टिकटॉक को बैन करो? वो उनकी मर्जी है, उन्हें क्या करना है। और ऊपर से चाइना भी कम नहीं है, वो भी बातों बातों में कह रहा है कि चीजें ठीक कर लो नहीं तो हमारी तरफ से भी उल्टी सीधी चीजें होना शुरू हो जाएंगी। तो दोनों देश लड़ रहे हैं और उनका सेंट्रलाइज पॉइंट है हुआवे। तो आखिर ऐसा क्या है हुआवे और चाइना के पास जो यूएस को इतना कंसर्न कर रहा है? मतलब कुछ तो वजह होगी ना। वजह है और बहुत बड़ी वजह है। So this video is divided into 3 sections. In the first section we'll talk about the major reason of banning Huawei and why China is so much concerned about it. Second section में हम बात करेंगे anti steps China is taking towards US to build the pressure. और third section में हम बात करेंगे how Huawei is coping up with all this. या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि how some major tech companies are becoming a lifeline for Huawei. शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, the major reason of banning Huawei and why China is so much concerned about this ban. अब मैं आपको एक बहुत ही लंबी कहानी सुनाने वाला हूं तो आराम से बैठो और शुरू करते हैं। बात है कुछ 2015 की। चाइना ने एक इनिशिएटिव शुरू किया जिसका नाम है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसको हम BRI बोलेंगे। तो इस इनिशिएटिव के अंदर काफी सारे प्रोग्राम्स थे और उन्हीं में से एक प्रोग्राम था डिजिटल सिल्क रोड प्रोग्राम, जिसको जनरली DSR कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या है? वैसे तो इस प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी चीजें आती है पर हम हमारे मतलब की चीजें देखते हैं। तो इसमें ऐसा था, चाइना सपोर्ट प्रोवाइड करेगा चाइनीज एक्सपोर्टर्स को और इसके अंदर बहुत सारी बड़ी बड़ी टेक कंपनीज भी आती हैं। और इसमें ऐसा था कि DSR असिस्टेंस देगा उन सारी कंट्रीज को जो भी इस चीज को अडॉप्ट करेंगे। असिस्टेंस मतलब जैसे कि उनकी हेल्प करेगा अपनी कंट्री के टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क्स में, AI कैपेबिलिटीज में, ई-कॉमर्स में और मोबाइल पेमेंट सिस्टम्स में। और इसमें ऐसा भी था कि चाइना हेल्प करेगा सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के अंदर, जैसे कि मतलब चाइना में बहुत सारी जगह पे कैमरास लगे हुए हैं जो कि लोगों को ट्रैक करते हैं, बिल्कुल वैसी टेक्नोलॉजी में भी वो हेल्प करेगा। और मैं ऑलरेडी चाइना के सर्वेलेंस के ऊपर एक वीडियो बना चुका हूं, तो आप चाहो तो वो देख सकते हो। और भी एरियाज है जहां पे DSR असिस्टेंस देगा, जैसे कि स्मार्ट सिटीज, मतलब कि सारे हाईटेक एरियाज। और ये DSR एग्रीमेंट ऑलमोस्ट 20 कंट्रीज साइन कर चुकी हैं, जैसे कि जिम्बाब्वे, कीनिया, युगांडा। अब ये सारी कंट्रीज इस टाइम पे डेवलपिंग स्टेज के अंदर है और ये चाहेंगे कि उन्हें अपनी ग्रोथ पे जितना कम पैसा लगाना पड़े उतना अच्छा होगा। तो ये जाएंगे सस्ती चीज की तरफ जो कि चाइना दे रहा है DSR के अंदर, ताकि वो जो गैप है उसको फिल करा जा सके। लेकिन ये सब होगा कैसे? एक्चुअली चाइना सी केबल्स के थ्रू कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना चाह रहा है, जिससे कि उनके लिए ये सब करना आसान हो। और इन सी केबल्स को कहा जाता है पीस केबल्स। उन्होंने प्लान करा केबल्स लगाने का और इन केबल्स से वो 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं, एशिया, यूरोप और अफ्रीका। यूरोप का भी सिर्फ एक सेक्शन। तो बात यह है कि 3 कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करना और उसके अंदर भी इतनी सारी कंट्रीज होंगी जो एक दूसरे से कनेक्टेड होगी और इस सारे कनेक्शन का स्टार्टिंग पॉइंट होगा चाइना और एंडिंग पॉइंट भी होगा चाइना। तो ये थी सारी कहानी जो कि हमें आगे की चीजें समझने में हेल्प करेंगी। अब आप कहोगे कि कहानी तो ठीक है, इसमें हुआवे कहां पे है? तो वो कंपनी जो ये सारी केबल्स बना रही है उसका नाम है हैंगटोंग ऑप्टिक इलेक्ट्रिक कंपनी और इस कंपनी का सेकेंड लार्जेस्ट स्टेक होल्डर है हुआवे। और हुआवे ही इक्विपमेंट्स भी बना रहा है इन केबल्स के लैंडिंग स्टेशंस के लिए और अंडर वाटर ट्रांसमिशन गियर को भी हुआवे ही बना रहा है। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? देखो, सीन कुछ ऐसा है कि हुआवे पे बहुत सारी कंट्रीज जो है वो ट्रस्ट नहीं करती और ये यूएस की वजह से नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हुई हैं जिसकी वजह से हुआवे पे कंट्रीज को भरोसा नहीं है। जैसे कि बहुत बार देखा गया है कि हुआवे टेक्नीशियंस ने हेल्प करी है बहुत सारी कंट्रीज के गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की अपने अपोनेंट्स पे स्पाई करने के लिए। हमारे पास 2-3 कंट्रीज के एग्जांपल्स भी हैं जिसमें यह प्रूव होता है कि DSR एक नेगेटिव इंपैक्ट भी लेके आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर इंटरनेट को कंट्रोल करा जाएगा और हर वो कंट्री जो अपने लोगों के इंटरनेट के फ्रीडम को सेंसर करना चाहती है वो कर सकेगी, क्योंकि उन लोगों का इंटरनेट उस गवर्नमेंट के कंट्रोल में होगा। लेकिन अब सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि चाइना ये चीज ऑफर कर रहा है बहुत ही कम प्राइस में, और अगर कोई कंट्री मान जाती है तो ये उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है। इसलिए काफी सारी कंट्रीज जो है वो कंसर्न्ड है। और अब क्योंकि हुआवे का साथ रहा है चाइना का इतना बड़ा सर्वेलेंस नेटवर्क बिल्ड करने में, तो ये डाउट होना काफी जेन्युइन है। इसीलिए यूएस और काफी सारी यूरोपियन कंट्रीज इस चीज को अवॉइड कर रही हैं। तो क्या सिक्योरिटी सिर्फ एक रीजन है? क्योंकि अगर सिर्फ यही एक रीजन होता तो यूएस खुद को सिक्योर कर लेता, बाकियों की इतनी चिंता नहीं करता। तो आखिर माजरा क्या है? सो अब हमने जितनी भी बात करी है उसका सेंस बनेगा। देखो,
चाइना चाहता है कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने का इंटरनेट केबल से, लेकिन वो तो अभी भी कनेक्टेड है, तो आखिर दिक्कत क्या है? देखो अभी हमारा ऑलमोस्ट 98% इंटरनेट ट्रैफिक इन्हीं केबल से होके जाता है और ये सारी केबल्स यूएस कंपनीज की हैं। और अगर चाइना डीएसआर के अंडर कंपनीज को अग्री करवाता है तो ऑब्वियसली चाइना अपनी केबल्स यूज करेगा, अपना इक्विपमेंट यूज करेगा। और ये ऐसा एरिया है जहां पे यूएस ने आज तक कोई बहुत बड़ा कंपटीशन फेस नहीं करा है, लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि यहाँ पे तो कुछ और ही हो रहा है और इसलिए उनके पसीने छूट रहे हैं। क्योंकि नंबर 1, जो हार्डवेयर पहले यूएस दे रहा था अब वो चाइना देगा और वो भी कम प्राइस में, तो डेवलपिंग नेशंस को लेना पड़ेगा। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आखिर हुआवे ही क्यों? देखो हुआवे का नेटवर्किंग के मामले में कोई मुकाबला नहीं है। मतलब वो लास्ट 5-6 सालों से 6G पे काम कर रहे हैं जहां पे अभी तक प्रॉपर्ली 5G भी नहीं आया है। सो अब इसमें कंसर्न की बात क्या है? देखो मान लेते हैं मैं एक डेवलपिंग नेशन हूं, डेवलपिंग वर्ड यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। सो मेरे पास अपना 4G नेटवर्क ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है और मैंने 5G में अपग्रेड करने के लिए हुआवे से बात करी और हुआवे ने कर दिया। सो अब मेरी कंट्री में हुआवे के डिवाइसेस की वजह से 5G नेटवर्क चल रहा है, लेकिन यूएस भी ये देख रहा है कि ये कंट्री चाइना से अपना 5G नेटवर्क बनवा रही है, तो हम भी जल्दी जल्दी 6G पे काम करते हैं ताकि हम भी और ज्यादा डील्स ले सके। तो अब 5-6 साल बाद यूएस की कोई कंपनी मेरे पास आती है और वो मुझे कहती है देखो हमारे पास ना 6G नेटवर्क है, आप हमसे अपग्रेड करा लो। तो आपको क्या लगता है मैं किसे चूज करूंगा? याद रखना मैं डेवलपिंग नेशन हूं, तो ऑब्वियसली मैं हुआवे को चूज करूंगा क्योंकि उन्होंने मेरा 5G नेटवर्क बिल्ड करा है और अगर वही 6G पे अपग्रेड भी करेंगे तो नंबर 1 कॉस्ट कम लगेगी और हो सकता है डिवाइसेस भी कम लगाने पड़े क्योंकि हुआवे वाले ऑलरेडी उसको अपग्रेड कर देंगे पुराने डिवाइसेस को। लेकिन अगर यही डील मैं यूएस को दे दूं तो ऑब्वियसली डिवाइसेस नए लगेंगे और उसके लिए दोबारा पैसे लगेंगे और इतने पैसे तो है ही नहीं। सो अब आपको समझ आया होगा कि आखिर यूएस हुआवे से क्यों लड़ रहा है। उनका मेन टारगेट कभी फोन्स थे ही नहीं, उनका मेन टारगेट हमेशा से हुआवे का नेटवर्क बिजनेस था क्योंकि उससे यूएस को बहुत ही बड़ा लॉस है। सो अब इतनी लंबी स्टोरी के बाद आई गेस आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर मामला क्या है। अब हम हमारे सेकंड सेक्शन पे मूव करते हैं कि आखिर चाइना इस चीज के लिए क्या कर रहा है, क्योंकि अगर ये चीज इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो वो कुछ तो कर ही रहा होगा ना, ऐसे चुपचाप तो नहीं बैठेगा। वैसे तो ये सेम चीज मैं एक पुराने एनएनएस के एपिसोड में कवर कर चुका हूं, लेकिन जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनके लिए मैं कॉन्टेक्स्ट देता हूं। तो जैसे पहले यूएस ने शिकार बनाया था हुआवे को, बिल्कुल सेम तरीके से चाइना शिकार बना रही है यूएस कंपनीज को। और थोड़े दिन पहले चाइना ने टारगेट करा टेस्ला को। चाइना ने अपने मिलिट्री और स्टेट एम्प्लॉयज पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए कि वो टेस्ला यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि टेस्ला व्हीकल्स जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं यूएस ऑफिशियल्स उसका यूज कर सकते हैं या फिर कर रहे हैं चाइनीज ऑफिशियल्स के ऊपर स्पाई करने के लिए। वैसे तो ये कुछ भी नहीं है, इसके अलावा चाइना उन सारे यूएस गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रही है जिन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप की हेल्प करी थी हुआवे या फिर बाकी सारी चाइनीज कंपनीज को बैन कराने में। जनवरी में जिस दिन जो बाइडेन ने कमांड संभाली थी उसके जस्ट नेक्स्ट डे चाइना ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के काफी सारे मेंबर्स के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाने शुरू कर दिए थे, जिसमें से एक थे माइक पोम्पियो। माइक ट्रंप की सरकार में स्टेट सेक्रेटरी थे, तो इनकी चाइना में एंट्रेंस बैन है और इन पे रिस्ट्रिक्शंस हैं कि वो चाइना से कोई भी बिजनेस नहीं कर सकते। इस पे माइक ने कहा कि ये वार्निंग है जो बाइडेन की सरकार के लिए कि अगर आपने कुछ भी करा तो आपके साथ भी ऐसा कुछ हो जाएगा। इवन शी जिनपिंग ने तो साफ ही कह दिया कि अगर ये छोटी मोटी चीजें ठीक नहीं हुई और अगर यूएस डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के ऊपर चलता रहा तो फिर कोल्ड वॉर हो जाएगा दोबारा से। जैसे उनकी एक स्टेटमेंट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। टू बिल्ड स्मॉल सर्कल्स और स्टार्ट अ न्यू कोल्ड वॉर, टू रिजेक्ट, threaten or intimidate others, to willfully oppose decoupling, supply disruptions or sanctions, or to create isolation or estrangement will only push the world into division and even confrontation। सरल भाषा में उनका मतलब यह था कि अगर आप दूसरों को डराओगे, धमकाओगे या फिर सप्लाई चेन के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाओगे तो फिर इसका कोई फायदा नहीं है, सिर्फ अलग अलग डिविजन्स बन जाएंगे कंट्रीज के, जिसकी कोई जरूरत नहीं है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेक्शन, हाउ हुआवे इज कॉपिंग अप विद ऑल दिस। और फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हाउ सम मेजर टेक कंपनीज आर बिकमिंग अ लाइफलाइन फॉर हुआवे। सबसे पहले हुआवे के सीईओ रेन जेनफी काफी टाइम बाद इंटरनेशनल मीडिया के सामने आए और उन्होंने कुछ स्टेटमेंट्स बोली। उन्होंने कहा कि वो खुद जो बाइडेन से बात करना चाहते हैं एंड ही वुड वेलकम अ कॉल फ्रॉम मिस्टर बाइडेन। उन्होंने ये भी कहा कि आई वुड टॉक विद हिम अबाउट कॉमन डेवलपमेंट, both the US and China need to develop their economies as this is good for our society and financial balance। इवन खबर तो ये भी आई थी कि हुआवे अपने प्रीमियम स्मार्टफोन सीरीज P सीरीज और मेट सीरीज को बेचने की सोच रहा है। इस पे सीईओ ने साफ कह दिया कि ऐसा कभी नहीं होगा। चलो ये तो ही बातें तो लास्ट 2 सालों से चली आ रही हैं। आखिर एक्चुअल में क्या हो रहा है? आर्म के बारे में हम सब जानते हैं और पहले आर्म हुआवे के साथ बिजनेस नहीं कर सकता था क्योंकि उसके जो कंपोनेंट्स थे वो यूएस ओरिजिनेटेड थे। लेकिन अभी आर्म की लीगल टीम एक नतीजे पर पहुंची है कि उनके आर्म वर्जन 8 और वर्जन 9 आर्किटेक्चर्स यूके ओरिजिन के हैं
और इसलिए ये वाले वर्जन्स यूएस ट्रेड बैन में काउंट नहीं होंगे। इसका मतलब आर्म अपना सपोर्ट दिखा सकता है हुआवे की तरफ, और ये काफी अच्छी खबर है हुआवे के लिए, क्योंकि अब वो अपनी खुद की चिप्स बना पाएगा, क्योंकि उनकी जो किरीन चिप्स है वो काफी हेविली रिलाई करती हैं आर्म के डिजाइन के ऊपर, सीपीयू वाइज भी और जीपीयू वाइज भी। बिना आर्म की लाइसेंसिंग के हुआवे के लिए नई चिप्स बनाना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क होता। काफी अच्छी खबर है ये। लेकिन एक और न्यूज जिसने माहौल काफी ज्यादा ही खुशहाल कर दिया था हुआवे के लिए, वो खबर है ये। तो आर्म के साथ साथ हमारे पास एक और बड़े प्लेयर की एंट्री हो गई है, एंड दैट इज सैमसंग। तो खबर ये है कि सैमसंग कुड मैन्युफैक्चर हुआवेज नेक्स्ट 5 नैनोमीटर किरीन चिप। विश्वास तो सुन के मुझे भी नहीं हुआ था, पर ये सही है। एक रिपोर्ट आई थी चाइना से कुछ दिन पहले जो कि ये क्लेम कर रही थी कि हुआवे का नेक्स्ट 5 नैनोमीटर किरीन 9000L वो बनाया जाएगा सैमसंग के द्वारा। और यूएस बैन के बाद हुआवे के लिए चिप्स वाली प्रॉब्लम काफी बड़ी थी, क्योंकि इसके बाद ना तो वो TSMC के साथ बिजनेस कर सकता था और ना ही सैमसंग के साथ, क्योंकि जिन भी ब्रांड्स के साथ हुआवे बिजनेस करना चाहता था उन्हें पहले यूएस से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी ब्रांड्स के कंपोनेंट्स में यूएस का कुछ न कुछ सामान तो होता ही है। और कुछ टाइम पहले सैमसंग ने परमिशन भी मांगी थी, अब क्या पता वो परमिशन अप्रूव हो गई है, शायद इसलिए ये सब हो रहा है। पर फिलहाल न्यूज काफी सॉलिड है, और अगर ये चीज सच हो जाती है तो हुआवे की एक काफी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी स्मार्टफोन्स के केस में, जो कि है उसके प्रोसेसर्स। लेकिन सवाल वही है, Does Samsung uses American technology in its manufacturing process? Most probably yes. Does Samsung have a 5 nanometer manufacturing process that does not use American technology? Probably no. तो फिर कैसे करेगा Samsung? इस चीज का फिलहाल मेरे पास कोई जवाब नहीं है, बट एटलीस्ट इस खबर ने थोड़ी बहुत खुशी तो दी है मुझे। सो आई गेस मैं आपको सारा सिनेरियो एक्सप्लेन कर पाया हूं, एंड होपफुली यू गाइज एंजॉयड इट। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई एम दिवांशु एंड आई एम ऑन लीव टिल द नेक्स्ट वन। बाय बाय।